आरएनए। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, और प्रीवियस लेक्चर में हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, सेंस स्ट्रैंड क्या होता है, कोडिंग स्ट्रैंड, तो इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था और सबको आ गया था। ठीक है, तो हम आज आगे बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो आज ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इंटायर प्रोसेस इन डिटेल। ठीक है, तो द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स का है? 3। ठीक है, तो 3 स्टेप्स, उसमें से फर्स्ट स्टेप विल बी इनिशिएशन, second one will be elongation, and third will be termination. ठीक है, so the process of transcription is mainly divided into 3 broad steps. First one is initiation, elongation and termination. ये समझने से पहले हम बात करेंगे इसके एंजाइम के बारे में। तो ट्रांसक्रिप्शन कौन सा एंजाइम करवाता है? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में कितना आरएनए पॉलीमरेज होता है? इन प्रोकैरियोट्स there is only one RNA polymerase. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में there is only one RNA polymerase, और यूकैरियोट्स में कितना होता है? प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया एंड अदर सिंगल या फिर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोट्स में कितना होता है? देयर आर 3 RNA पॉलीमरेज। फोर्थ और फिफ्थ भी होता है, लेकिन हम 3 वी कंसिडर 3 RNA पॉलीमरेज। देयर आर 3 RNA पॉलीमरेज मेनली इन्वॉल्व। तो ये लिख लो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। प्रोकैरियोट्स में देयर इज ओनली सिंगल RNA पॉलीमरेज, whereas in eukaryote there are 3 RNA polymerase. RNA polymerase 1, 2 and 3. ये वाली राइटिंग विजिबल है क्या? और अगर जनरल इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप लिख सकते हो केसेस इट इज लाइक क्रैप क्लॉ शेप स्ट्रक्चर। ठीक है,
तो अभी हम ये 3 स्टेप्स डिटेल में पढ़ेंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। So starting with initiation, इसका सबसे इजी वे में अगर मैं बताऊं तो इसमें क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम will bind at promoter DNA सीक्वेंस। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम है, वो कहां पे बाइंड करेगा? इनिशिएशन के स्टेप में प्रोमोटर के डीएनए के सीक्वेंस। और प्रोमोटर क्या है? इट इज द साइट एट विच ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, प्रोमोटर डीएनए सीक्वेंस पे बाइंड करेगा, ये हम डायग्रामेटिकली अभी देखने वाले। तो आरएनए पॉलीमरेज आके प्रोमोटर डीएनए सीक्वेंस पे बाइंड करेगा। प्रोमोटर क्या है? इट इज द साइट प्रेजेंट ऑन डीएनए एट विच ट्रांसक्रिप्शन विल बिगिन और इनिशिएट। ठीक है, अभी हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, इतना लिख लो पहले, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो इसको अगर डायग्रामेटिकली हम समझे, ठीक है, यहां पे जीन होगा, कौन सा? तो जीन होगा। ये साइड को हम बोलते हैं +1, मतलब यहां से ट्रांसक्रिप्शन चालू होगा। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट के इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे अपस्ट्रीम, यहां से भी क्वेश्चन आता है कभी, और इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम।
ठीक है, और प्रोमोटर का जो सीक्वेंस होगा वो समवॉट ओवर हियर इट विल बी प्रेजेंट। ये यहां पे लेबल कर दो प्रोमोटर या फिर प्रोमोटर डीएनए सीक्वेंस। ये पहले डायग्राम ड्रॉ करो। और ये +1 क्या है, +1 बेस पेयर होगा, कोई न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा कोई, ठीक है। तो +1 के ये वाले डायरेक्शन को हम बोलेंगे अपस्ट्रीम और ये वाले डायरेक्शन को हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। और अगर ट्रांसक्रिप्शन चालू होने की साइड प्रेजेंट है तो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होने की भी साइड प्रेजेंट होगी, ठीक है। अगर ट्रांसक्रिप्शन चालू हो रहा है तो उसको रोकना भी पड़ेगा ना, तो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट लिख दो आप, टर्मिनेशन साइट, और मोर एप्रोप्रिएटली ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट। कौन सी वाली, एंड वाली। यहां से ट्रांसक्रिप्शन चालू होगा और यहां पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म होगा, ठीक है। तो दिस इज ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट। हो गया ड्रॉ करके। तो अगर क्वेश्चन आया आपको कि ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन साइट कहां पे प्रेजेंट है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, तो इट इज प्रेजेंट ऑन डाउनस्ट्रीम। और प्रोमोटर कहां पे प्रेजेंट है, जीन के इस तरफ अपस्ट्रीम, ठीक है। तो भी बात करेंगे कि इसके आगे क्या होगा। अभी इसके आगे आपको पता है कि 3' एंड टू 5' एंड को आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और यहां से 5' एंड टू 3' एंड क्या बनाएगा। अगर ये डीएनए है तो ये क्या हो जाएगा, आरएनए, ठीक है। तो ये टेम्पलेट यूज करके जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपने सॉल्व किया था 3' टू 5' टेम्पलेट यूज करके इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आरएनए बनाया जाएगा, ठीक है। ये आपने सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर। तो दिस 3' एंड टू 5' एंड विल बी यूज्ड एज अ टेम्पलेट टू सिंथेसाइज आरएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस, ठीक है। लास्ट लेक्चर का देख लेना आप, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोले। तो वो होता कैसे है वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करें। अभी इतना तो आपको पता चल गया। अभी मैं ये थोड़े लेबल्स हटा देता हूं यहां पे जो ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। So we are mainly focusing on this part in initiation. तो अगर इसको हम जूम करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोमोटर का डीएनए या फिर प्रोमोटर का सीक्वेंस, बराबर। ऊपर का 5' ऐसा का ऐसा, 3' ऐसा। तो मैंने इनिशिएशन में क्या लिखवाया था आपको, आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड टू प्रोमोटर, बराबर है। आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ये क्या है,
दिस इज आरएनए पॉलीमरेज। तो हम स्टेप बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखेंगे। आरएनए पॉलीमरेज आया, कहां पे बाइंड किया? प्रोमोटर के डीएनए के सीक्वेंस पे, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज आया और सबसे पहले कहां पे बाइंड किया? प्रोमोटर के डीएनए के सीक्वेंस। हो गया बाइंड। अभी इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज आएगा और आरएनए पॉलीमरेज अनवाइंड करेगा किसको? प्रोमोटर के डीएनए। जैसे हमने डीएनए रेप्लिकेशन में देखा था कि डीएनए हेलिकेज क्या कर रहा था? अनवाइंड कर रहा था डीएनए को। यहां पे क्या हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज आएगा और आरएनए पॉलीमरेज खुद ही अनवाइंडिंग करेगा, ठीक है। यहां पे डीएनए हेलिकेज नहीं आएगा, अनवाइंडिंग ऑफ प्रोमोटर डीएनए सीक्वेंस। यहां पे डीएनए हेलिकेज प्रेजेंट नहीं होगा, यहां पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा और वो खुद इसको अनवाइंड करेगा, ठीक है। वो खुद इसको ओपन करेगा। डायग्रामेटिकली स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे। तो दिस विल बी सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था? आरएनए पॉलीमरेज आया, प्रोमोटर डीएनए सीक्वेंस को बाइंड किया, वो आपने ऑलरेडी लिख लिया है। फिर सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा? ये बाइंड करने के बाद इसको ये अनवाइंड करना, मतलब इसको ये ओपन अप करना चालू कर दे, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज विल स्टार्ट अनवाइंडिंग ऑफ प्रोमोटर डीएनए सीक्वेंस। दिस इज सेकेंड स्टेप ऑफ इनिशिएशन। क्योंकि जब इसको खोलेंगे तब तो हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना पाएंगे। तो इसको खोलना जरूरी है। तो इसको खोलेगा कौन? आरएनए पॉलीमरेज खुद इसको खोलेगा, ठीक है। तो अभी ये समझने के पहले हमको और एक इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि मैंने तो आपको बोल दिया कि आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बाइंड कर रहा है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज वो खुद नहीं कर पाएगा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज अलोन, ठीक है, कैनॉट फाइंड और recognize promoter sequence, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर सिग्मा फैक्टर, या इसे इनिशिएशन फैक्टर भी बोलते हैं। टू ऑब्टेन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्रमोटर सीक्वेंस। तो इसका क्या मतलब है हम देखते हैं। सो दिस टू लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक यहां पे लिखो, आरएनए पॉलीमरेज माइनस सिग्मा फैक्टर, इसको क्या बोलेंगे? कोर एंजाइम। यहां पे दिख रहा है क्या आपको? अच्छा, नहीं दिख रहा बस।
इसको क्या बोलेंगे? कोर एंजाइम। उसके बाजू में लिख लेता हूं, एंड आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर, इसको बोलेंगे होलो एंजाइम। ये लिख लो। डाउट है क्या? तो इसका क्या मतलब है ये अभी हम समझते हैं। सारी चीजें आपको डायग्राम से मैं समझाऊंगा, ठीक है? तो आप वो लिंक कर पाओगे। ये डायग्राम कहां पे भी दिए नहीं है, ये मैंने खुद से डिजाइन किए उस डायग्राम को। तो ये वापस से अगर ये 5 प्राइम हो जाएगा, ये 3 प्राइम हो जाएगा, ये 3 प्राइम हो जाएगा, ये 5 प्राइम हो जाएगा। ये क्या था? प्रोमोटर, ठीक है? तो आरएनए पॉलीमर्स आने वाला है, आरएनए पॉलीमरेज आने वाला है, कहां पे बाइंड करने वाला है? प्रोमोटर। लेकिन उसको पता कैसे चलेगा? ये अगर डीएनए का सीक्वेंस है पूरा, ये पूरा क्या है? डीएनए का सीक्वेंस। तो आरएनए पॉलीमरेज को पता आरएनए पॉलीमरेज को पता कैसे चलेगा कि ये प्रोमोटर है, या फिर यहां पे प्रोमोटर है, या फिर यहां पे प्रोमोटर है? उसको पता कैसे चलेगा? इसको तो कुछ नहीं पता, लेकिन इसको प्रोमोटर पे बाइंड करना है। और इनिशियली अगर इसमें सिग्मा फैक्टर नहीं है, ठीक है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज में देयर इज नो सिग्मा फैक्टर, तो ये इसको पहचान नहीं पाएगा, ठीक है? अगर इसमें सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो ये इसको पहचान नहीं पाएगा, कैनॉट रिकॉग्नाइज या फिर आइडेंटिफाई लिख दो। प्रोमोटर। और अगर ये इसको पहचान नहीं पाएगा कि प्रोमोटर कहां पे है, तो फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं, ठीक है? तो ये केस 1 हो गया। लेकिन अगर आरएनए पॉलीमरेज पे, लेकिन अगर आरएनए पॉलीमरेज में उसके पास एक साइट होती है सिग्मा फैक्टर के लिए, तो सिग्मा फैक्टर आएगा और ये सिग्मा फैक्टर यहां पे बाइंड कर जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? होलो एंजाइम। इसको क्या बोलेंगे? कोर एंजाइम, ठीक है? तो कोर एंजाइम अगर प्रेजेंट होगा तो ये प्रोमोटर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कहां पे प्रोमोटर। लेकिन अगर सिग्मा फैक्टर इस पे बाइंड कर जाए तो ये अब इसका एबिलिटी आ जाएगी टू रिकॉग्नाइज या फिर टू आइडेंटिफाई प्रोमोटर। नाउ हैज एबिलिटी टू फाइंड एंड बाइंड टू प्रोमोटर, ठीक है? तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है
जो इस पे बाइंड करता है उसके पास क्या होता है, सिग्मा फैक्टर। तो आरएनए पॉलीमरेज अगर विदाउट सिग्मा फैक्टर होगा तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास एबिलिटी नहीं है कि प्रोमोटर कौन सा है। लेकिन जब सिग्मा फैक्टर इसमें बाइंड कर जाए, जब इसमें सिग्मा फैक्टर बाइंड कर जाए, तो अब इसके पास पावर आ गई टू आइडेंटिफाई प्रोमोटर। यह पता लगवा सकता है कि प्रोमोटर कहां पे है, और अगर ये पता लगवा सकता है प्रोमोटर कहां पे है तो ये जाके बाइंड करे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि कोर एंजाइम हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, या फिर होलो एंजाइम हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर। तो आप क्या लिखोगे, होलो एंजाइम। ये क्या है, होलो एंजाइम। ये क्या है, कोर एंजाइम। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ऑल्दो दिस इज नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, दिस इज नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, फिर भी क्वेश्चन इस पे आया हुआ है। और सिग्मा फैक्टर के बाइंड होने की वजह से इसको पावर मिल रहा है कि ये अभी प्रोमोटर को आइडेंटिफाई कर पाएगा, इसलिए इसको इनिशिएशन फैक्टर का नाम भी दिया। दैट्स व्हाई सिग्मा फैक्टर इज आल्सो नोन एज इनिशिएशन फैक्टर, क्योंकि इसके वजह से ही अभी ये बाइंड कर पाएगा और आगे की स्टेप्स होगी। ठीक है, तो इतना लिख लो आप। तो अभी आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम प्रोमोटर पे बाइंड हो चुका है और उसके पास सिग्मा फैक्टर है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने क्या बोला था, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, अभी इसको अनवाइंडिंग करना चालू कर देगा, इसको अभी ये खोलेगा। ठीक है, तो इसको ये कैसे खोलेगा ये हम समझते हैं। हमको तो पता है कि ये इंक्लूडिंग दिस सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा है, ये हमको पता है। यहां पे भी होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हमको क्या बनाने का है, इसको टेम्पलेट यूज करके हमको क्या बनाने का है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये आरएनए होगा ना। तो अगर ये हमको बनाने का है तो इसको सेपरेट करना पड़ेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमको तोड़ना पड़ेगा। तो ये तोड़ने के बाद स्ट्रक्चर खुलेगा, बराबर। किसने खोला, आरएनए पॉलीमरेज। ये कौन सा सीक्वेंस था, प्रोमोटर का सीक्वेंस था, अभी उसने ये खोल दिया। ठीक है, ये 5 प्राइम हो जाएगा, ये 3 प्राइम, ये नीचे वाला 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। ये पूरा बिग सर्कल कौन है, आरएनए पॉलीमरेज। उसने क्या किया, प्रोमोटर को खोल दिया, मतलब अनवाइंडिंग किया। ठीक है, जस्ट लाइक डीएनए रेप्लिकेशन। यहां पे डीएनए हेलिकेज इन्वॉल्व नहीं है, ये आरएनए पॉलीमरेज खुद इसको ओपन करेगा।
अभी इसके बाद तो एकदम इजी स्टेप्स है, ठीक है। जब इनिशियली आरएनए पॉलीमरेज इसको बाइंड करता है तो इसको हम क्लोज कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए क्लोज कॉम्प्लेक्स। और इसको क्या बोलेंगे, अगर ये इसने खोल दिया है तो इसको हम बोलेंगे ओपन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो। अभी ये खुलने की वजह से काम आसान हो जाएगा। इसके अगेंस्ट अभी एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस या फिर कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस हम सिंथेसाइज कर पाएंगे। पहले तो ये जुड़ा हुआ था, अगर ये जुड़ा हुआ था आपस में तो हम कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कर पाएंगे ना सिंथेसिस, तो इसको हम खोलना पड़ेगा हमको इससे पहले, ठीक है। इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बबल भी बोलते हैं, बस ये एडिशनल पॉइंट है, ठीक है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज ने इसको ओपन किया, तो अभी आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ओपन करने के बाद आरएनए पॉलीमरेज ओपन करने के बाद ये कौन है, आरएनए पॉलीमरेज, ये टेम्पलेट यूज कर रहे हैं वो, बराबर 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले टेम्पलेट यूज करेगा। और ये आरएनए पॉलीमरेज, तो मान लो यहां पे ए टी सी और जी प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर टी टी सी जी प्रेजेंट ये वाले पैच में। तो आरएनए पॉलीमरेज जब इसके आगे बढ़ेगा तो ट्रांसक्रिप्शन जैसे कि मैंने बताया 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बढ़ता है, बराबर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो अगर ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसा बढ़ेगा ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आया, बाइंड किया, तो अभी वो सिंथेसाइज करेगा। क्या सिंथेसाइज करेगा, टी का बनाएगा ए, टी का बनाएगा ए, सी का बनाएगा जी, जी का बनाएगा सी, और ऐसे करते करते वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इनिशिएशन में ये स्टेप, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज करके आरएनए पॉलीमरेज इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। तो 3 प्राइम का कॉम्प्लीमेंट्री 5 प्राइम, 5 प्राइम का कॉम्प्लीमेंट्री 3 प्राइम, तो टी का ए आ जाएगा, टी का ए आ जाएगा, सी का जी आ जाएगा, जी का सी आ जाएगा। एंड दिस इज हाउ द आरएनए चेन विल बी सिंथेसाइज्ड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, बराबर। यहां तक डाउट है क्या कुछ? इनिशिएशन समझा? ठीक, तो भी इलोंगेशन में भी यही है, इलोंगेशन में बस ये आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, अभी यहां पे भी कुछ बेसिस प्रेजेंट हो गए डीएनए में, यहां पे भी होगा, ठीक है। तो ये ऐड करते 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 पूरा आगे तक जाएगा, सपोज सी जी, ठीक है, सी
ए, ऐसे करते करते ये आगे जाएगा, इसको हम बोलेंगे इलोंगेशन। इनिशिएशन में जस्ट स्टार्ट हुआ था, इलोंगेशन में ये और आगे जाएगा। तो इलोंगेशन का डिस्क्रिप्शन आप लिख लो। इलोंगेशन इज इजी, ठीक है। इलोंगेशन का डिस्क्रिप्शन लिख लो। तो इनिशिएशन में जस्ट स्टार्ट हुआ था आरएनए सिंथेसिस, इलोंगेशन में क्या होगा, आरएनए चेन will be extended by adding ribonucleotides to 3' OH, ठीक है। ये हमने देख लिया डीएनए रेप्लिकेशन में। सेम वैसे इलोंगेशन हो गई। फिर भी अगर आपको वो याद नहीं होगा तो मैं बता देता हूं, ये 3', ये 5', ये हो गया डीएनए, इसका बनने वाला है आरएनए, तो ये 5' हो जाएगा। और यहां पे प्राइमर की जरूरत नहीं होती है। और अगर ये 5' हो जाएगा, ये 3' हो जाएगा, और 3' पे क्या प्रेजेंट होता है, OH, और OH पे फिर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर करके वो 5' बनाएगा, ठीक है। ये रेफरेंस के लिए डायग्राम निकाल लो, एंड दिस विल बी आरएनए। क्योंकि 5' तो 3' बढ़ेगा, ये स्टेटमेंट बहुत बार बोला मैंने, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन 5' टू 3' होगा, डीएनए रेप्लिकेशन भी 5' टू 3' एंड होगा, ठीक है। और कैसे बढ़ेगा, 3' OH पे ऐड कर करके बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि 3' OH फ्री है, 5' एंड इज नॉट फ्री। दिस इज हाउ ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन विल बी कैरिड आउट। तो यहां पे भी दो चीजें आपको याद रखने की है कि ट्रांसक्रिप्शन विल बी कैरिड आउट इन 5' टू 3' डायरेक्शन, and the addition of nucleotides will be at 3' OH and not the 5' end. ये भी डीएनए रेप्लिकेशन की तरह ही है, सेम। इसलिए रेप्लिकेशन समझ में आया होगा तो ये आपको समझे। और 3' OH फ्री की हुई, ये मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर समझाया था फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर। तो इलोंगेशन होते जाएगा, लेकिन इलोंगेशन हो रहा है, लेकिन उसको स्टॉप भी तो करना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्शन चालू हुआ, इलोंगेट हुआ, उसको स्टॉप भी करना पड़ेगा ना। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस डायग्राम में समझाया था आपको कि समवॉट ओवर हियर, ये 5' एंड हो गया, ये 3' एंड हो गया, ये 3' एंड हो गया, ये 5' एंड हो गया। यहाँ पे प्रोमोटर था, यहाँ पे क्या था, प्रोमोटर। अगर यहाँ पे प्रोमोटर था और यहां से स्टार्ट हो रहा था ट्रांसक्रिप्शन +1 साइड से, यहां पे स्टार्ट होते होते कहीं ना कहीं तो रुकेगा। तो ये साइड क्या मैंने बताया था आपको, टर्मिनेशन साइड, बराबर। टर्मिनेशन साइड पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन करते करते आरएनए पॉलीमरेज अभी कहां पे पहुंच गया, यहां से शुरुआत किया था उसने, आगे ट्रांसक्रिप्शन करते करते वो फाइनली कहां पे आ गया है, टर्मिनेशन साइट पे, ठीक है। प्रोमोटर से वो कहां पे आ गया है, टर्मिनेशन साइट पे। तो ये टर्मिनेशन साइट है, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज जब यहां पे आ गया, आरएनए पॉलीमरेज रीच टर्मिनेशन साइट, यहां पे क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज निकल जाएगा डीएनए से,
RNA polymerase will dissociate from DNA and RNA will be released. ये आप लिख लो, मैं आपको ये समझाता हूं, ठीक है। और यहाँ पे मार्क कर दो टर्मिनेशन साइट। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स में डायग्राम से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका एकदम ओवरव्यू हम सिंपल स्टेप्स में समझेंगे, तो इससे आपको सारा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा स्टेप चल रहा है? टर्मिनेशन, थर्ड स्टेप टर्मिनेशन। और जैसे हमने इनिशिएशन फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था, सिग्मा फैक्टर, यहां पे भी टर्मिनेशन फैक्टर प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलेंगे रो फैक्टर। टर्मिनेशन फैक्टर को क्या बोलेंगे? जो डेंसिटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में, इसको क्या बोलेंगे? रो फैक्टर। तो ये क्या करता है वो भी मैं आपको समझाता हूं। और रो फैक्टर क्या है? हेक्सामर, मतलब 6 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मतलब 6 सब यूनिट्स, 6 सब यूनिट्स का प्रोटीन है ये, ठीक है। तो जैसे हमने इनिशिएशन फैक्टर देखा था सिग्मा, टर्मिनेशन फैक्टर भी होता है जिसको हम रो फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इज अ हेक्सामर प्रोटीन, मतलब 6 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन प्रोटीन में 4 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें 6 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? रिंग स्ट्रक्चर। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो। रिंग स्ट्रक्चर का है। ये चैप्टर से इंपॉर्टेंट चीजें या फिर एक्स्ट्रा चीजें लिखना वर्थ है, क्योंकि ये चैप्टर का वेटेज मैंने आपको बताया कि 20 से 24 मार्क का चैप्टर है ये, ठीक है, नीट के लिए। तो 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेटेज ज्यादा है ये चैप्टर को। तो टर्मिनेशन में क्या होगा? सिंपली आरएनए पॉलीमरेज ने कहां से शुरुआत की थी? यहां से उसने इनिशिएशन किया, फिर इनिशिएशन होते होते उसने इलोंगेशन किया, फाइनली कहां पे आया? टर्मिनेशन साइट पे। ये पहुंच गया टर्मिनेशन साइट पे। टर्मिनेशन साइट पे ये क्या करेगा? रो फैक्टर नाम का एक प्रोटीन आएगा। रो फैक्टर नाम का एक प्रोटीन आएगा। रो फैक्टर नाम का प्रोटीन आने के बाद वो क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज को यहां से वो निकल देगा। कहां से निकल देगा? यहां से वो निकल देगा। तो रो फैक्टर का प्रोटीन क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज को यहां से निकल देगा, और यहां से निकलने के बाद आरएनए अलग, आरएनए पॉलीमरेज अलग।
दोनों सेपरेट हो जाएंगे, दोनों निकल जाएंगे। एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका ओवरऑल समरी में आपको शॉर्ट में बता देता हूं जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। ओवरऑल समरी, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज कौन सा, होलो या कोर, कौन सा आएगा बाइंड करेगा, होलो आएगा। होलो आएगा, होलो बाइंड करेगा कहां पे, बाइंड टू प्रोमोटर, ठीक है। होलो ने तो बाइंड कर दिया, फिर इसके बाद क्या करेगा आरएनए पॉलीमरेज, इसके बाद प्रोमोटर डीएनए को ये अनवाइंड करेगा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग ऑफ प्रोमोटर, ठीक है। अनवाइंड कर दिया, अब क्या करेगा, अनवाइंड कर दिया, उसको खोल दिया, अभी स्टार्ट सिंथेसाइजिंग कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड। बराबर। इसके बाद क्या होगा, आरएनए चेन एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। आरएनए स्ट्रैंड गेट्स एक्सटेंडेड। फिर आरएनए पॉलीमरेज कहां पे पहुंचेगा, आरएनए पॉलीमरेज रीच टर्मिनेशन साइट। टर्मिनेशन साइट पे कौन काम करेगा, कौन सा फैक्टर, रो फैक्टर क्या करेगा, रो फैक्टर करेगा डिसोशिएट आरएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए। आरएनए स्ट्रैंड जो अभी अभी सिंथेसाइज हुए, ठीक है। ये था ट्रांसक्रिप्शन। तो ये भी लिख सकते हो आप अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो आपको नोट्स कैसे बनाने गए, डायग्राम्स के स्टेप्स से आपको नोट्स, और ये फ्लो चार्ट मैनर में आप नोट्स बनाओ, इससे फायदा होगा आपको। क्योंकि हमको अल्टीमेटली आंसर लिखना नहीं है, बड़े बड़े आंसर नहीं लिखना है हमको बस चीजें समझनी है और ऑप्शंस को टिक करते जाना है, ठीक है। तो अगर नीट के लिए नोट्स बनाना है तो आपको ऐसा बनाने नोट्स, ठीक है। क्योंकि अगर ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आप लिखो तो आप 2 पेजेस आराम से लिख सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हमको शॉर्ट में रिवीजन करना है। इट शुड बी इफेक्टिव, ठीक है।
ऑनलाइन वालों को कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है, तो हमको पता है कि अभी डीएनए से आरएनए बन चुका है, ठीक है। तो अभी आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक स्टेप और होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग, जो एनसीईआरटी में दी है आपको डिटेल में, ठीक है। तो प्रोसेसिंग कौन से आरएनए की होगी, ये इंपॉर्टेंट। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, इन प्रोकैरियोट्स या फिर बैक्टीरिया, processing step do not occur. Whereas in eukaryotes, प्रोसेसिंग स्टेप occur, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। प्रोसेसिंग क्यों करते हैं, वाई डू वी नीड टू प्रोसेस आरएनए, ठीक है। प्रोसेसिंग इज डन टू मेक न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए फंक्शनल, ठीक है। प्रोसेसिंग स्टेप के बाद ये फंक्शनल हो जाएगा या फिर एक्टिव हो जाएगा, उसकी वजह से हम प्रोसेसिंग की स्टेप करते हैं। या फिर आरएनए मैच्योर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर कल तक खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। आरएनए प्रोसेसिंग के कौन से स्टेप्स है? देयर आर 3 मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन आरएनए या फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। फर्स्ट स्टेप अगर हम ले, फर्स्ट स्टेप कौन सी भी होती है, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज 5 प्राइम कैपिंग। तो ये जो मैं स्टेप्स लिखूंगा इसको आपको बिल्कुल भी डेप्थ में नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत एडवांस है, ये आपके लेवल पे नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ, इसको आपको वापस से मैं बता रहा हूं, इसको रेफरेंस बुक पढ़ के आपको ये नहीं समझना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया है आपको, ठीक है। और ये आपके लेवल में यहां तक ही है, एडिशन ऑफ अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एडिशन ऑफ अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड एट 5 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम कैपिंग।
और ये सेकेंड स्टेप होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप अलग है, ये सेकेंड स्टेप है। तो ये गलती से मैंने फर्स्ट स्टेप लिख दिया यहाँ पे, तो आप ये भी लिख लो, मैं फर्स्ट स्टेप आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या इजी है, फर्स्ट स्टेप बहुत। और एटीपी का स्ट्रक्चर तो मैंने ड्रॉ करके दिखाया था आपको, वैसे ही ग्वानिन के 5 प्राइम एंड पे क्या लगेगा, मिथाइल ग्रुप लगेगा। इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है, इसमें डेप्थ में नहीं जाना है आपको। तो 5 प्राइम कैपिंग पे your unusual nucleotide that is methyl guanosine triphosphate is added at the 5 prime end of RNA. For example, अगर ये RNA जो बना था हमारा 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड वाला, तो यहां पे कैप लगेगा, ठीक है। कौन सा कैप लगेगा, ये वाला। और अगर आपको लॉजिकली समझना है कि ये कैप क्यों लगता है, ये कैप क्यों लगता है, अगर आपको लॉजिकली समझना है तो आप समझ सकते हो कि देयर आर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये क्या करेगा, अगर ये प्रेजेंट हो जाएगा और अगर ये इसमें कैप नहीं होगा तो ये क्या करेगा, इसको ये खत्म करते जाएगा, इसको ये डिग्रेड करेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको ये डिग्रेड करते जाएगा और आरएनए हमारा खराब हो जाएगा, एमआरएनए खराब हो जाएगा। तो हमको ये होने नहीं देना है, हमको ये प्रिवेंट करना है। तो अगर हम कुछ कोटिंग से या फिर इसको कुछ कैप लगा देंगे, अगर इसको कैप लगा देंगे तो अभी ये एंजाइम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में अभी ये इसको तोड़ नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से ये कैप इज सिंथेसाइज, ठीक है, समझा इसका रूल। ये याद नहीं रखे, ये याद रखा नहीं फिर भी चलेगा, ठीक है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, इसको डिग्रेड करता है ये और आगे बढ़ता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए, तो वो चीज क्या है, 5 प्राइम कैप। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये डैमेज से बचाएगा, ये क्या करेगा, आरएनए को डैमेज से बचाएगा। तो ये सेकंड स्टेप थी, मैंने फर्स्ट स्टेप आपको लिखना भूल गया मैं। फर्स्ट स्टेप इज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होता है, ये आरएनए, ठीक है। अभी सब चीजें तो प्रोटीन बनाएगी नहीं, सब चीजें प्रोटीन नहीं बनेगी। देयर आर सम सीक्वेंसेस प्रेजेंट जिसे हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। ये क्या है, इंट्रॉन्स। ये भी डीएनए के सीक्वेंस है, कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं एक्सॉन। इंट्रॉन क्या करता है, डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन। अगर इसका ट्रांसलेशन हो जाए तो कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा ये सीक्वेंस से, ठीक है। और एक्सॉन कोड फॉर प्रोटीन। तो काम की चीज कौन सी है, इंट्रॉन के एक्सॉन, आपके हिसाब से कौन सा। हमें तो प्रोटीन की जरूरत है ना, तो हम इंट्रॉन लेके क्या करेंगे, इंट्रॉन से फालतू में हमारा काम कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, है ना। आपको पता है डीएनए का सीक्वेंस कितना, डीएनए का जो लेंथ है वो कितना बड़ा है, तो हमें चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है, बराबर। हमको चीजें इजी करनी है। तो अगर जो हमें चाहिए ही नहीं उसको हम रख के क्या करेंगे। तो हम स्प्लाइसिंग से क्या करते हैं, इंट्रॉन को निकल देते हैं और एक्सॉन को आपस में लिंक करवा देते, ठीक है। ये डायग्राम पहले ड्रॉ कर लो आप। एंड दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग। और हमारे जो डीएनए का जो जीनोम है उसमें सबसे ज्यादा इंट्रॉन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है।
और एक्सॉन बहुत कम परसेंटेज में होते। तो स्प्लाइसिंग में क्या होगा, जो काम की चीजें नहीं है वो निकल ही जाएगी। तो अब स्प्लाइसिंग में क्या हो जाएगा, इंट्रॉन्स निकल दिए जाएंगे, इनकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रोटीन नहीं बना रहा। और निकलने के बाद नीचे क्या बचेगा, एक्सॉन। ठीक है, ये एक्सॉन, ये एक्सॉन, ये एक्सॉन, ये एक्सॉन। ठीक है, यहां पे क्या लिखना, इंट्रॉन्स रिमूव एंड एक्सॉन्स ज्वाइंट। ठीक है, तो ये स्टेप 1, 2, 3, ये स्प्लाइसिंग के 3 स्टेप्स। और जो फाइनली स्प्लाइसिंग के बाद जो हमको मिलेगा उसमें कंप्लीट एक्सॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ट्रांसलेशन के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि जो प्रॉब्लम वाले जो सीक्वेंस थे वो हमने हटा दिए। ठीक है, ये ऐसे भी कोई प्रोटीन नहीं बना रहा था तो इसको हमने हटा दिया, और इसको हटाने के बाद एक्सॉन्स को हमने आपस में जोड़ दिया, और अभी ये आराम से ट्रांसलेशन कर पाएगा। ठीक है, या तो कोई डाउट है क्या? और फिर स्प्लाइसिंग के बाद ये कैप हो जाएगा, 5 प्राइम कैपिंग। ठीक है, तो ये चीजें इजी है, इसमें बस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, रेफरेंस बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा वो कुछ, क्योंकि बहुत एडवांस है। रेफरेंस बुक में बीएससी एमएससी लेवल के आसपास आपको समझाया वो, और यहां से क्वेश्चन डेप्थ में नहीं जाता है ज्यादा। सो द फर्स्ट स्टेप विल बी स्प्लाइसिंग, सेकेंड स्टेप विल बी कैपिंग। उसके बाद लास्ट स्टेप कौन सा हो जाएगा, लास्ट स्टेप को हम बोलते हैं टेलिंग। लास्ट स्टेप इज टेलिंग। अभी एनसीईआरटी में टेलिंग दिया है, इसका और एक नाम है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, जिसको हम बोलते हैं पॉली एडेनिलेशन। तो अगर आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन आया कि पॉली एडेनिलेशन क्या है, तो पॉली एडेनिलेशन इज सेम एज टेलिंग। ठीक है, ये कहां पे होता है प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ एडेनाइलेट रेसिड्यू, और वो कितने होते हैं टोटल, 200 के आसपास, या फिर 200 to 300 पकड़ लो, एट 3 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए। ठीक है, तो पॉली एडेनिलेशन में क्या होगा, 3 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए विल ड्रॉ करके दिखा, ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड पे क्या हो जाएगा,
ऐसे बहुत सारे रेसिड्यूज ऐड होते जाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एडेनिलेट रेसिड्यूज ऐड होते जाएंगे, इसको हम बोलेंगे टेलिंग, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं पॉली ए टेल, पॉली ए टेल। तो प्रोसेसिंग में इतने स्टेप्स है आपको और इतने डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है, लेकिन आपके लिए बस इतने डेप्थ में पढ़ना है आपको। देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, रिपीट करना है क्या? देखो, पॉली एडेनिलेशन मतलब क्या, अभी नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। पॉली एडेनिलेशन या फिर टेलिंग, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड है आरएनए का, बराबर। ये क्या है, एमआरएनए। इससे पहले स्प्लाइसिंग की, उसके बाद 5 प्राइम कैपिंग की, अभी किसकी बारी है, 3 प्राइम की टेलिंग की बारी है। इतना समझा आपको? इतना समझा? ठीक, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक अलग वे में समझाता हूं आपको। तो ये एमआरएनए है, इसमें मैंने क्या बोला, 200 to 300 एडेनिलेट रेसिड्यूज आर एडेड। ठीक है, 200 से 300 एडेनिलेट रेसिड्यूज विल बी एडेड। कहां पे, बस इतना ही तो है इसमें। तो अगर ये 3 प्राइम एंड है तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, एडेनिलेट रेसिड्यूज। बहुत सारे एडेनिलेट रेसिड्यूज ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, पॉली ए टेल। बस इतना ही याद रखना है इसमें। और ये भी कौन ऐड करवाएगा, देयर इज वन एंजाइम, पॉली ए पॉलीमरेज। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। पॉली ए पॉलीमरेज क्या करेगा, एडिशन करवाएगा किसकी, एडेनिलेट रेसिड्यूज। इसको कोई टेम्पलेट नहीं लगता है, ठीक है, नो टेम्पलेट रिक्वायर्ड। टू फंक्शन। तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये बिना टेम्पलेट के इट विल जस्ट गो ऑन एडिंग एडेनिलेट रेसिड्यूज। ये क्या करेगा, ये एंजाइम क्या करेगा, जैसे 3 प्राइम एंड आ जाए एमआरएनए का, जैसे 3 प्राइम एंड आ जाए, ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा और ये क्या करेगा, ये बस एडिशन चालू कर देगा, एडेनिलेट रेसिड्यूज के एडिशन ये चालू कर देगा, ठीक है। ये एंजाइम आएगा और ये ऐड करते जाएगा। ये 3 प्राइम OH है, बराबर, तो ये 3 प्राइम OH पे ऐड करते जाएगा। क्या ऐड करेगा, एडेनिलेट रेसिड्यूज, कितना, 200 से 300, ठीक है। तो ये भी एंजाइम के बारे में आ सकता है, ये भी लिख लो, ठीक है, पॉली ए पॉलीमरेज। और इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है,
ये एक सिग्नल की तरह काम करेगा। अभी ये एमआरएनए में जो ये टेल है, ये एक सिग्नल की तरह काम करेगा और ये सिग्नल रिकॉग्नाइज होगा आगे, और फिर ये सिग्नल को रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन की शुरुआत होगी। ठीक है, उसके वजह से ये पॉली ए टेल इज एडेड। ये एक सिग्नल की तरह काम करने वाला कि पॉली ए टेल आ गई तो आप अब ट्रांसलेशन चालू कर दो, तो ये अब एक सिग्नल की तरह काम करेगा। तो मैंने जो प्रोसेसिंग में आपको समझाया उतना याद रखना है आपको। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है हमेशा, प्रोसेसिंग में हमने क्या देखा, एमआरएनए जो बना था, एमआरएनए जो बना था इसको क्या किया हमने, प्रोसेसिंग की इस पे। ठीक है, एमआरएनए कहां से बना था, डीएनए से, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। फिर एमआरएनए को प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग के बाद इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल एमआरएनए। प्रोसेसिंग के बाद इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल एमआरएनए और मैच्योर एमआरएनए। तो जब ये फुली फंक्शनल हो जाएगा, जब ये फुली फंक्शनल हो जाएगा, इसके बाद इसको भेजा जाएगा साइटोप्लाज्म में। यहां पे लिखो एक्सपोर्टेड फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहां पे होती है, साइटोप्लाज्म में। तो आपको दो चीजें यहां पे याद रखनी है कि ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन न्यूक्लियस। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वो न्यूक्लियस में होगा, राइबोसोम में होगा, कहां पे होगा, और ट्रांसलेशन कहां पे हो जाएगा, इन साइटोप्लाज्म। तो यहां से क्वेश्चन आता है नीट में, ट्रांसक्रिप्शन होगा न्यूक्लियस में, ट्रांसलेशन होगा साइटोप्लाज्म में। बंद करना है क्या?
तो प्रोसेसिंग से क्या किया हमने, एमआरएनए को फंक्शनल एमआरएनए किया, और फंक्शनल एमआरएनए होने के बाद ही उसको एक्सपोर्ट किया जाता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अगर ये फंक्शनल नहीं होगा, या फिर अगर प्रोसेसिंग के स्टेप्स बराबर नहीं होंगे, तो ये एमआरएनए एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म। ओनली फुली फंक्शनल एमआरएनए कैन बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म सो दैट ट्रांसलेशन कैन अकर। ठीक है, तो प्रोसेसिंग के स्टेप्स बराबर होने चाहिए तभी ट्रांसलेशन होगा। अगर प्रोसेसिंग के स्टेप्स बराबर नहीं हुए तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो ये स्टेप आप या फिर ये फ्लो चार्ट आप याद रखो। ठीक है, तो प्रोसेसिंग हो रही थी किसमें, यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में नहीं हो रही थी, अभी आपको समझेगा क्यों नहीं हो रही थी इन प्रोकैरियोट्स। तो ये एनसीईआरटी में जो लाइन है इंपॉर्टेंट लिखी हुई, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस इज कपल्ड, मतलब ये एक साथ होगी, साइमल्टेनियसली होगी, अलग अलग नहीं होगी। तो इससे आप क्या लॉजिक लगा सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये साथ में क्यों चल रहा है। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होगा साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशन भी होगा, तो ऐसा क्यों। तो आप लॉजिक लगाओ, मुझे बताओ ऐसा क्यों होगा। बाकी लोगों को क्या लग रहा है ऑनलाइन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस इज कपल्ड इन प्रोकैरियोट्स, ऐसा क्यों। लॉजिक लगाओ, जो प्रीवियस लाइन मैंने लिखी थी उस पर लॉजिक लगाओ, जो इससे पहले वाइप किया था मैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में जैसे कि हमको पता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, बराबर। जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया या फिर अलग डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। तो अगर वो एब्सेंट है तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं हम। ठीक है, इसमें तो मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, वो समवॉट इट इज लाइक दिस, और इसमें जीनोम प्रेजेंट होता है, और ये साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में ही होता है। ये साइटोप्लाज्म है प्रोकैरियोट के सेल का, और इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है न्यूक्लियस में। तो अगर ये इसके कांटेक्ट में है तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होगा ट्रांसलेशन विल बी आल्सो कैरिड आउट साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इसमें प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म और ये एक आपस में कांटेक्ट में प्रेजेंट हो गए। और अगर आपस में कांटेक्ट में प्रेजेंट हो गए तो एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं ना हमको, क्योंकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस अलग है, साइटोप्लाज्म अलग है, अंदर की चीजें बाहर कांटेक्ट में नहीं है, तो अंदर से हमको बाहर लाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ये क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन के लिए वो हेल्प करेंगे। वो कहां पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। अंदर क्या है, न्यूक्लियस के आरएनए, मोर एप्रोप्रिएटली एमआरएनए, जिसका अभी प्रोसेसिंग हो चुका है, और प्रोसेसिंग होने के बाद इसको अभी यहाँ से साइटोप्लाज्म में लाना है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम एमआरएनए पे काम करेंगे, और एमआरएनए पे काम करने के बाद वो उसका प्रोटीन बनाए। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म इसके कांटेक्ट में, तो अगर इसके कांटेक्ट में है तो बाहर लाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है,
तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली चलेगा प्रोकैरियोट्स। टाइप्स ऑफ आरएनए आई गेस हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और कौन से एमआरएनए, आरआरएनए, ठीक है। सबसे अबंडेंट कौन सा बोला था मैंने? आरआरएनए। तो ये आ सकता है एग्जाम में, मोस्ट अबंडेंट कौन सा है? कितना परसेंट होता है? 80% ऑफ टोटल आरएनए। ये लीस्ट अबंडेंट होता है, कितना होता है?